हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सब्जेक्ट नॉलेज कवर कर रहे थे, जिसके तहत ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो गए हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे इसकी क्या संरचना होती है, किस तरीके के इसके कार्य होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ग्रामीण विकास में पंचायती राज का क्या योगदान रहता है। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सब्जेक्ट नॉलेज का सेक्शन 1 है। इसमें हमने इंडियन रूरल सोसाइटी, रूरल पॉवर्टी, रूरल इकोनॉमी सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये चौथा टॉपिक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या होती है, फंक्शन यानी कि क्या कार्य होते हैं, और ग्रामीण विकास में इसका क्या योगदान रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखने से हमें बाकी चीज समझ में आएगी। ये दोनों लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल होगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, जिसे बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, का एक रूप है। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहने का मतलब कि एक सरकार होती है आपका केंद्र स्तर पे, दूसरा होती है राज्य स्तर पे, और तीसरा जो हमारे संविधान में वर्णित किया हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। इनका मतलब जो होता है, इनका कार्य क्षेत्र जो होता है, बस उसी क्षेत्र तक सीमित रहता है। ऐसा नहीं कि उस गांव के बाहर उनको कोई और कार्य करना है, ये सिर्फ उसी गांव से रिलेटेड रहते हैं। अगर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें, अगर ब्लॉक देखा जाए ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, जो एक ब्लॉक में जितने गांव आते हैं सिर्फ ये उसके लिए जिम्मेदार होगी, बाकी दूसरे ब्लॉक के लिए नहीं। और अगर हम लोग जिला स्तर पे देखते हैं तो एक जिला में जितने ब्लॉक आते हैं ये उससे रिलेटेड होती है। लेकिन अगर हम लोग राज्य स्तर पे देखते हैं, राज्य स्तर में पूरे राज्य में जितने भी जिला होते हैं सभी को उनको देखना होता है। और केंद्र स्तर की सरकार जो होती है वो भारत राज्य में जितने भी राज्य हो गए हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इन सभी की जिम्मेदारी जो होती है वह केंद्र सरकार पे होती है। तो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी भी चीज़ को पॉलिसी वगैरह फॉर्म करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, उसके सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को स्थानीय निकायों को सौंपा जाए, ताकि आम ग्रामीण जनता शासन और विकास की प्रक्रिया में भाग ले सके। तो इस लाइन को आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहने का मतलब कि जो शक्ति है वह किसी एक जगह निहित नहीं है, किसी एक गवर्नमेंट के पास, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही वो सिर्फ पावर नहीं है कानून बनाने का, बल्कि कुछ उन्होंने पावर दिया है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के नीचे आती है स्थानीय स्वशासन। तो उनको भी ये शक्ति प्रदान है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ कानून बना सकते हैं। बहुत सारे देशों में क्या है कि यह विकेंद्रीकरण नहीं है, यह केंद्रीकृत शक्ति है। जैसे कि सारी शक्ति केंद्र के पास होती है, वह जो ऊपर से कानून बनाएंगे वह नीचे वह भेज देंगे, उसी तरीके से उनको लागू करना है। यहाँ नीचे के स्तर पे, चाहे राज्य स्तर पे या फिर आपका स्थानीय स्वशासन के स्तर पे, किसी भी तरीके का कोई भी उनको स्वायत्ता नहीं है कि हाँ वो प्रॉब्लम को ज़्यादा बेटर समझते हैं, उस जगह से वो रिलेटेड है, उनका रहना वहाँ होता है, तो वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। ऊपर केंद्र सरकार से जो भी पॉलिसी बन के आएगी, बस हूबहू उसे आपको लागू करना है, चाहे आपके फायदेमंद रहे या फिर आपके नुकसानदेह रहे, आपको लागू करना है उसको। तो यहाँ पे हमारे देश में क्या किया गया, स्थानीय स्वशासन निकाय का स्थापना इसीलिए किया गया कि जो शक्ति है वह एक जगह नहीं केंद्रित रहे, बल्कि हर लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। पंचायती राज का विचार भारत में नया नहीं है। ये हमें सुनने को मिल रहा है कि पंचायती राज नया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें जो है प्राचीन भारत ग्राम सभाओं और समितियों से मिलती है। तो हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा है, ग्राम सभाओं के माध्यम से वहाँ पे प्रशासन चलता था, और समितियों के माध्यम से भी जो न्याय, प्रशासन और जन कल्याण की जिम्मेदारी निभाते थे। तो इन लोगों का भी काम था, एक जगह पे वो लोग एकजुट होकर न्याय करते थे, प्रशासन चलाते थे उस तरीके से जिस जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा रहेगा, और जन कल्याण की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई। देखिए, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहली बार हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था। तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, जब बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 की सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया था। उस समय देखिए, आप वर्ष देखिए 1957 और 1959, इस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। लेकिन बाद में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता 73वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से मिली, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट आप लोग गौर करिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह 1992 में लाया गया था, लेकिन वह पारित हुआ था और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। आपको ये कई जगह लिखा मिलेगा 73वां संविधान संशोधन 1992-93। तो ये इसलिए लिखा रहता है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक था वह 1992 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन इसे पारित किया गया था 1993 में। तो 24 अप्रैल को ये फाइनली यह प्रभावी हो गया था। इसीलिए हमारे देश में हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आगे समझने से पहले भारत में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं समझते हैं तो उसकी जो वर्तमान में अवस्था है उसे हम लोग बेहतर आकलन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास में कैसा था उसकी व्यवस्था, फिर अभी जो स्थिति है, तभी हमें समझ में आएगा कि अच्छा उस समय इतना बुरा हाल था और आज के समय में इस तरीके से डेवलप किया गया है। तो एक नज़र हम लोग इस पे भी डाल लेते हैं। प्राचीन भारत में, जैसे कि प्राचीन भारत में गांव प्रशासन की मूल इकाई थी। तो गांव प्रशासन की मूल इकाई थी आपका पंचायती राज। उस समय कैसे होता था प्रशासन? वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं स्थानीय स्वशासन की तरह कार्य करती थी। तो ये हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा है कि वहाँ एक सभा होती थी और समिति होती थी, उसी के माध्यम से उस जगह की स्वशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे प्रशासन बोलते हैं, वह कार्य करती थी। ग्राम सभा गांव के बुजुर्गों द्वारा चलाई जाती थी और न्याय, विवाद निपटारा और संसाधनों का प्रबंधन करती थी। तो देखिए कई सारे लोग जब एक जगह रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो भी संसाधन है वो उसमें छीन झपट करने लगे, मतलब कि जो पावरफुल है वो ले लेगा। उसके लिए क्या एक सिस्टम था कि प्रशासन एक अच्छे तरीके से चल सके। इसीलिए वहाँ के जो गांव के बुजुर्ग लोग थे वही क्या करते थे कि किसी तरीके का अगर विवाद हो रहा है तो वो लोग मिलके उसको सुलझाते थे, विवाद का निपटारा करते थे। न्याय भी किसको न्याय मिलना चाहिए ये चीज़ भी वो लोग डिसाइड करते थे, क्योंकि वो लोग बड़े बुजुर्ग थे, और संसाधनों का भी प्रबंधन वो लोग करते थे। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में देखते हैं क्या स्थिति थी। तो मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान पंचायतों की शक्ति कम हो गई थी। शक्ति थी, अस्तित्व में थी, लेकिन शक्ति कम हो गई थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन सिर्फ वो राज करना चाहती थी। तो यहाँ पे जो भी चीज चल रहा था उसको वो कमजोर करना, किसी और को हस्तक्षेप नहीं करने देती थी। और गांवों पर जमींदारों व सामंती शासकों का नियंत्रण बढ़ा। सामंती शासक कहने का मतलब ऐसी प्रजाति जिनके पास बहुत सारा जमीन था। तो लोकल जमींदार या फिर सामंती शासक जो हो गए उनका प्रभाव वहां पे बढ़ गया, क्योंकि उनके चलते उस दिल्ली सल्तनत को या फिर मुगल शासन को फायदा पहुंच रहा था, इसीलिए उनके तक शक्तियां जो थी सीमित थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर पंचायतें अनौपचारिक रूप से चलती रहती थी। देखिए मुगल शासन या फिर आपका दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत में बहुत ही कम था, ये नामात्र था वहां पे, लेकिन फिर भी क्या थी, पंचायतें जो है अनौपचारिक रूप से काम करती थी। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश काल में, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो ब्रिटिश शासन में प्रशासन जो है केंद्रीकृत हो गया और पंचायतें और कमजोर पड़ गई। मुगल काल में यानी मध्यकालीन भारत में थोड़ी सी कमजोर पड़ी थी, और ब्रिटिश शासन में क्योंकि उन्होंने सारी शक्ति अपने पास ले ली थी, किसी को कोई स्वायत्ता नहीं दी थी, इसीलिए जो पंचायतें हैं वह कमजोर पड़ गई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। इसी कारण उन्हें भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इसके पीछे यह उद्देश्य नहीं था कि वह गांव का डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर स्थानीय स्वशासन का, इसके पीछे भी उनकी कोई मंशा ही रही होगी। वो लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे। 1907 में क्या हुआ, विकेंद्रीकरण आयोग ने पंचायतों को स्वशासन की एक इकाई माना। उन्होंने ये देखा कि नहीं, जो ये पंचायत है वह भी स्वशासन की एक इकाई है। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम ने स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया। तो यहाँ पे क्या है, उसके पीछे भी उनकी ही कोई मंशा थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हम लोग डेवलप करें, जो भी चीज़, चाहे वह शिक्षा रहे, चाहे वह रेलगाड़ी रहे, ऐसा नहीं कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाया था, वो उनकी सहूलियत होती, इसीलिए उन्होंने ये बनाया। तो स्थानीय स्वशासन को भी उन्होंने प्रांतीय विषय घोषित कर दिया था। अब स्वतंत्रता के बाद का नज़ारा हम लोग देख लेते हैं। तो 1947 के बाद गांधी जी ने ग्राम स्वराज यानी कि गाँवों की गणराज्य व्यवस्था का सपना देखा था, लेकिन ये सिर्फ वो सपना ही देख पाए, आगे जाके वो अचीव हुआ था, लेकिन गांधी जी स्वयं इसको नहीं देख पाए, क्योंकि 1948 में उनकी हत्या हो गई थी। लेकिन संविधान निर्माताओं को जातिवाद और असमानता की वजह से आशंका थी। संविधान निर्माता ने
जो थे वो लोग ये सोचे कि नहीं, अगर हम लोग स्थानीय स्वशासन को मजबूत कर देंगे, उसको एक इकाई बना देंगे, तो वहां पे क्या होगा, जातिवाद होगा और असमानता वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 40 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के पहले भी पंचायतों की जो चर्चा है वह हमारे संविधान में थी, लेकिन वह अनुच्छेद 40 के तहत, जो कि होता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें क्या है कि अगर आपकी इच्छा है, आप अगर कैपेबल हैं, कोई राज्य अगर कैपेबल है, तब वह पंचायतों का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद वो करने की जरूरत नहीं थी। और जैसा कि आपको पता है, डीपीएसपी जो है ये न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि नहीं, इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। वो हम लोग देखेंगे समितियां में कि कैसे इसको संवैधानिक दर्जा दिलवाया गया। अब इस पे पंचायती राज पे कुछ समितियों की कुछ सिफारिश थी, जैसे कि हम लोग सबसे फेमस नाम सुनते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उन्होंने क्या दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, मतलब कि पंचायती राज हो लेकिन वह त्रिस्तरीय लेवल का हो, जैसे कि ग्राम पंचायत गांव लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो ग्राम लेवल पे यानी ग्राम पंचायत लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। उन्हीं के सिफारिश पे राजस्थान नागौर में 1959 पहला राज्य बना जो पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित किया था, यानी कि स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया गया था। अब दूसरा किन्होंने सिफारिश दिया था, तो अशोक मेहता कमेटी ने 1977 ने उन्होंने बोला था कि द्विस्तरीय प्रणाली की उन्होंने सिफारिश की थी। बेसिकली द्विस्तरीय प्रणाली कहने का मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत पे, मंडल यानी कि ब्लॉक लेवल पे होता है। तो उन्होंने एक और चीज बोला था उस सिफारिश में कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का यानी कि राजनीतिक पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। आज भी हम लोग सुनते हैं कहीं कि मुखिया का चुनाव हो रहा है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कि विधानसभा या फिर लोकसभा में जो भी विधायक या फिर सांसद इलेक्शंस लड़ते हैं उस सीट पे, तो उनको पार्टी डिक्लेयर करना होता है कि वो इस पार्टी के हैं या फिर इस पार्टी के। लेकिन पंचायत इलेक्शंस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मुखिया जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस पार्टी के सीट से वो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने रिजर्वेशन के लिए भी कहा था, एससी एसटी और महिलाओं के लिए। फिर आगे किनकी समिति आई थी जिन्होंने सिफारिश दिया था, तो जीवी के राव कमेटी 1985 ने उन्होंने बोला था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायतों के बिना सफल नहीं हो सकता। अगर हमें किसी गांव को डेवलप करना है तो पंचायत हमें पहले स्थापित करना होगा, उनके बिना वह सफल कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद दिया था एलएम सिंघवी समिति ने, इन्होंने क्या सिफारिश दिया था कि 1986 में उन्होंने दिया था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और नियमित चुनाव कराने की सिफारिश इन्होंने ही की थी। यही आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन की नींव बनी थी। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, तो एलएम सिंघवी ने, अशोक मेहता या फिर बलवंत राय मेहता जी ने नहीं कहा था ऐसा। इन्हीं के समिति के सिफारिश पे ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अब लागू कैसे हुआ था वो हम लोग देखते हैं। फिर राजीव गांधी जी ने भी कुछ प्रयास किया था। उन्होंने 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। यह लोकसभा से पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में यह असफल रहा था। इन्होंने सोचा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हम लोग दिलवाएं, लेकिन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में यह फेल हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव सरकार जो 1992 में थी, उसी समय इन्होंने पेश किया और यह लास्ट टाइम ही पारित हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने नया विधेयक पेश किया जिसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था, हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कितना कुछ हमें जानने को मिला। हो सकता है एग्जाम में इन सब से भी क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहला है संवैधानिक दर्जा। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची जिसके तहत 29 विषय जोड़ी गई। तो ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं 3 टियर सिस्टम। कहने का मतलब कि पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई, जैसे कि गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में
पंचायत समिति आवश्यक नहीं है। पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पे, तो जिस भी राज्य की जो पॉपुलेशन है वो अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम वहाँ हो सकता है। त्रिस्तरीय बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए पॉपुलेशन कम है तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्यों ये करें, लेवल बनाए, उससे क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे फाइल जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जबकि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसीलिए दो स्तर यानी कि ग्राम स्तर पे और जिला स्तर पे वह निर्माण की जा सकती है जहाँ की जो जनसंख्या है वह 20 लाख से कम है। अब तीसरा चीज हम लोग देखते हैं, संवैधानिक दर्जा के तहत जो 73वां संविधान संशोधन था, ग्राम सभा। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है जिसमें हम लोग सांसद को चुनते हैं, तो जो लोग वोट देने वाले होते हैं उनको बोला जाता है वोटर्स या फिर मतदाता। अगर विधानसभा में हम लोग विधायक का चुनाव करते हैं तो हमें बोला जाता है मतदाता। लेकिन अगर मुखिया का चुनाव होता है यानी स्थानीय स्वशासन में जो लोग चुनाव करते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, उनको मतदाता नहीं बोला जाता बल्कि उन्हें ग्राम सभा बोला जाता है। तो ग्राम सभा कौन होते हैं? गांव के सभी वयस्क मतदाता यानी कि 18 साल से ऊपर के, और यह पंचायती राज की नींव है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है हम वोटर्स में और ग्राम सभा में, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और स्थानीय स्वशासन में, ये दोनों तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों जो है सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट और स्टेट लेवल का गवर्नमेंट, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती। कहने का मतलब कि हम लोग जिनको भी चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह जाके हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे विधानमंडल में या फिर संसद में, पार्लियामेंट में। लेकिन यहाँ पे अगर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो यह एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें जो लोग वोट कर रहे हैं वही निर्णय लेने में भी शामिल होते हैं। तो वो ग्राम सभा होते हैं। ग्राम सभा वोट भी करते हैं, मुखिया को भी चुनते हैं और यह निर्णय लेने में भी वही शामिल रहते हैं। ये अपने प्रतिनिधि को यहाँ नहीं भेजते हैं, बस एक मुखिया का चुनाव करते हैं कि हाँ वह मुखिया है, कोई भी काम होगा तो ये इनके माध्यम से ही होगा। लेकिन अगर जब निर्णय लेने की बात होती है तो ग्राम सभा का यह हक होता है कि वह वोट के साथ जाके डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यही डिफरेंस होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय स्वशासन में। अब इनका इलेक्शन जो होता है हर 5 साल पे नियमित रूप से करवाया जाता है, जैसे विधानसभा और लोकसभा का करवाया जाता है। इसमें सीट्स की रिजर्वेशन है, जैसे आरक्षित सीट की गई है सीट, जैसे कि SC ST और महिलाओं को कम से कम 1/3 यानी कि मिनिमम 33% सीट जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों ने इसे 50% रिजर्व किया है महिलाओं के लिए। जैसे उसमें सबसे पहला राज्य जो महिलाओं के लिए पंचायत इलेक्शन में 50% सीट किया था वह है बिहार। तो ये चीज़ एग्जाम में आ सकता है। अब इसका टेन्योर क्या होता है, मतलब कि कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का, जैसे विधानसभा लोकसभा का होता है उसी तरीके से 5 साल का। और अगर उससे पहले किसी तरीके का अगर ये डिसॉल्व होता है, भंग होता है, तो 6 महीने के भीतर फिर से इलेक्शंस करवाना होता है। अब 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और इसका काम क्या होता है, ये विधानसभा के इलेक्शंस नहीं करवाते। ऐसा नहीं कि बिहार में अगर इलेक्शन हो रहा है CM का तो वह राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्थानीय स्वशासन चुनाव के लिए, या तो आपका पंचायती राज के लिए या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जो शहर के लिए होता है वो भी तो स्थानीय स्वशासन ही है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है यानी राज्य निर्वाचन आयोग है तो वह विधानसभा के भी इलेक्शंस करवाती है। विधानसभा के इलेक्शंस हमेशा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाती है। फिर है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी स्थापना की गई थी। तो राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है, जो राज्य और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करती है। देखिए वह सरकार बन गई, अब वह काम कैसे करेगी, क्यों, तो उनको कुछ ना कुछ वित्तीय संसाधन प्रदान करना है। तो वह बंटवारा जो है राज्य वित्त आयोग करती है। जैसे कि केंद्र का वित्त आयोग होता है, ठीक उसी तरीके से एक राज्य का भी वित्त आयोग होता है। अब इनके क्या क्या पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाती है। वे 11वीं अनुसूची के तहत जो 29 विषय शामिल है, जैसे उस 29 विषय में क्या क्या है, कृषि, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, महिला व बाल विकास योजना जो होती है उनको ये लागू करती है। अब जैसे आपने सूची के बारे में पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पे वो कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इन विषय पे वो कानून बना सकती है। ठीक उसी तरीके से जो स्थानीय स्वशासन होती है उनके भी कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं और उन सब चीज़ पे वह सिर्फ उस क्षेत्र से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। अब अगला क्या है, बार ऑन कोर्ट्स। कहने का मतलब कि पंचायती चुनाव की वैधता जो होती है
वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे जुड़े विवादों का निपटारा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से होता। तो जो भी इसके चुनाव में अगर किसी तरीके की कोई अगर डिस्प्यूट होती है तो वह कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता। यह बेसिकली फॉलो होता है किस चीज़ से इसका निपटारा होता है, तो जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसी के थ्रू ये सब चीज़ सुलझाया जाता है, इसके इलेक्शंस के मैटर को। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, पंचायती राज की संरचना। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना यानी कि त्रिस्तरीय संरचना लागू की थी, गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ताकि विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित किया जा सके। अब इसमें देखते हैं इसकी क्या क्या संरचना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गांव लेवल पे यानी कि ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, इससे नीचे कोई नहीं होता, इससे ऊपर होता है आपका ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यह गांव स्तर पर गठित होती है। इसके सदस्य गांव की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य होते हैं जिनको मुखिया बोला जाता है, वह गांव की ही जनता चुनती है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं। ये सब चीज़ कहा जाता है राज्य के अनुसार, हर राज्य में अलग अलग बोला जाता है। जैसे आपने पंचायत सीरियल देखा है, वेब सीरीज, उसमें क्या बोला जाता था, उनको प्रधान, पंचायत या सरपंच नहीं बोला जाता था, लेकिन बिहार में उसे मुखिया बोला जाता है। यह ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। तो ये ग्राम सभा के लिए एक तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो जैसे कि यह क्या कानून बनाना, ये सब काम करना, ये सब चीज़ कानून को लागू करवाना, जिसे बोला जाता है कार्यकारी संस्था। इसके कार्य गांव के विकास से जुड़े होते हैं, जैसे स्वच्छता हो गया, पेयजल, सड़क, प्रकाश, कल्याणकारी योजनाएं, ये सब चीज़ ग्राम पंचायत लेवल पे फॉर्म होती है। दूसरा है आपका इंटरमीडिएट लेवल यानी कि पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत। तो ये ब्लॉक लेवल पे होती है। ये मध्य स्तर की पंचायत ब्लॉक या फिर तहसील स्तर पर स्थापित होती है। इसे अधिकांश राज्यों में पंचायत समिति कहा जाता है। इसके सदस्य जो होते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र के विधायक, सांसद तथा ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक कड़ी का काम करती है। सबसे ऊपर हो गया जिला परिषद, सबसे नीचे हो गया ग्राम पंचायत, और यह बीच में ब्लॉक लेवल पे होता है जिसे बोला जाता है ब्लॉक पंचायत। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, यह ग्राम पंचायतों की योजनाओं का समन्वय करती है और ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को लागू करती है। तो देखिए यह ग्राम लेवल, गांव लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन जिला लेवल से यह नीचे होता है। बेसिकली बीच का पोर्शन हुआ। तो कोई भी सरकार की तरफ से अगर स्कीम आ रही है तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद पे जाएगी, जिला परिषद फिर ब्लॉक लेवल पे भेजेगी, फिर ब्लॉक देखेगी कि किस गांव के पास मुझे भेजना है, कितना वहां पे जरूरत है, उस हिसाब से ये चीज करती है। अब सबसे ऊपर का हो गया जिला परिषद। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जिला परिषद जिला स्तर पर गठित होती है। इसका प्रमुख जो है जिला परिषद अध्यक्ष कहलाता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे कि सांसद हो गए, विधायक हो गए, उस एरिया के, और पंचायत समिति के प्रमुख शामिल होते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख कहने का मतलब कि ब्लॉक लेवल के जो हेड होते हैं वह इसके मेंबर होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे सीईओ या फिर जिला कलेक्टर प्रशासनिक प्रमुख होता है इसमें जिला परिषद लेवल पे। यह पंचायत समितियों के विकास कार्यों का समन्वय करती है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाती है कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश ये देती हैं। जिला विकास योजना तैयार करती है और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम आया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आया, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, कोई योजना ला रही है किसी गांव के लिए, तो वो क्या डायरेक्ट थोड़ी पहुंचा देगी, वो भेजेगी पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट क्या भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका ब्लॉक के पास भेजेगी, और ब्लॉक फिर नीचे आपका उसके अंतर्गत जो भी उस ब्लॉक के अंतर्गत गांव आते हैं उस लेवल पे ये भेजेगी। तो जिला जो स्तर है वह चेक करते रहती है, देखती है कि हाँ जो स्कीम है वो ठीक तरीके से लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद अगला है सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम सभा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ग्राम सभा कोई इकाई नहीं है, लेकिन ये क्या होती है, जैसे इसको क्यों फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज, मतलब पंचायती राज का नींव क्यों कहा गया है। तो ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की एक आम सभा होती है। यह कोई अलग स्तर नहीं है बल्कि पंचायती राज की आधारशिला है। इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया कि विधानसभा में हम लोग वोट करते हैं तो हमें वोटर बोला जाता है, लोकसभा में हम लोग सांसद चुनते हैं तो हमें वोटर बोला जाता है, मतदाता बोला जाता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन की जो चुनाव होती है
उसमें जो लोग वोट करते हैं उन्हें वोटर्स या मतदाता नहीं बोला जाता, बल्कि उन्हें ग्राम सभा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वह वोट भी करते हैं और निर्णय लेने में भी वह शामिल होते हैं। यह कोई अलग स्तर नहीं है, बल्कि पंचायती राज की आधारशिला है। यह ग्रामीणों को सीधे निर्णय निर्माण में भाग लेने का अधिकार देती है। जैसे इस पॉइंट से आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। इसीलिए यह डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यह ग्राम पंचायत के बजट, विकास कार्यों को स्वीकृति देती है और पंचायत को जवाबदेही बनाती है। तो देखिए, जब आप खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में, तो ज़ाहिर-सा बात है आप जवाबदेही बनेंगे ही। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। तो ये क्या-क्या कार्य करती है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए थे, जिन पर पंचायती योजनाएं बना सकती हैं, उन्हें लागू कर सकती है। ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर विभाजित किए गए हैं। चलिए एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि ग्राम स्तर पे कौन-कौन से कार्य होते हैं। तो गांव में बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे कि स्वच्छता, पेयजल, सड़क, प्रकाश, सड़कें, ये सब बनवाना जो होता है, इसकी जो व्यवस्था करवाना, वह ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे ही इनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा क्या काम है? तो गांव की संपत्तियों का रख रखाव, जैसे तालाब हो गया उस गांव का, कुएं हो गए, चारागाह हो गया या फिर शमशान भूमि हो गई, उनकी मरम्मत, देखभाल, यह गांव लेवल पे ही होता है, ग्राम लेवल पे ही। जन्म, मृत्यु, विवाह का पंजीकरण, ये सब मुखिया के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन। देखिए, ये पॉलिसी बनाते नहीं है, बल्कि उसका क्रियान्वयन वही लोग करते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं लोगों के हाथ में होता है, गांव स्तर के लोगों पे, क्योंकि वही लोग जुड़े रहते हैं। अगर सपोज करिए आपका गांव है, आपके गांव में कोई सरकार का पॉलिसी लागू करना है, तो वह मुखिया के पास आएगा। मुखिया क्या करेगा? ग्राम सभाओं की मदद से उसको फॉर्मुलेट करेगा, वहां पे उसको क्रियान्वयन करेगा। प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, आंगनवाड़ी, जो ये सब काम है, ये इन्हीं के द्वारा होती है। जैसे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना, तो वो सभा संबोधित करते हैं, उसमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को, कि आप स्कूल में नाम लिखवाइए, ये फ़ायदा होगा, ऐसा मिलेगा। वहाँ मिड डे मील के तहत एक वक्त का भोजन प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, जो बहुत सारे गाँव में होता है कि वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अगर तबीयत खराब होती है तो वो लोग ओझा या नीम हकीम के पास जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मुखिया ही मोटिवेट करते हैं उनको कि नहीं, देखिए आप डॉक्टर के पास जाइए, वहीं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, यहाँ पे खुल गया है अस्पताल, आप जाके वहाँ दिखवा सकते हैं। टीकाकरण, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, पल्स पोलियो ड्रॉप, कोविड वैक्सीन। कुछ काम जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु उद्योगों को बढ़ावा भी यही देते हैं, ग्राम स्तर पे ही। वही लोग मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, कृषि में ये सब सरकार की तरफ से स्कीम आई है, जैसे पीएम कुसुम योजना आई है, उसके तहत आप लोग इलेक्ट्रिक पंप नहीं इस्तेमाल करिए, उससे परेशानी होती है। आप लोग सोलर पंप इस्तेमाल करिए पीएम कुसुम योजना के तहत। पशुपालन के लिए भी बहुत सारे आपके स्कीम्स हैं, मत्स्य पालन के लिए भी, और लघु उद्योग के लिए, जैसे कि आपका एमएसएमई जो होती हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे एनजीओज, वो क्या करते हैं, लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। तो वो डायरेक्ट थोड़ी जाके बढ़ावा दे सकते हैं, मुखिया को वो लोग पकड़ते हैं। मुखिया, क्योंकि वो डायरेक्टली उस गांव से रिलेटेड होते हैं, उसी के वो रहने वाले होते हैं। तो मुखिया को जब वो मोटिवेट कर लेंगे, कन्विंस कर लेंगे, तो जाहिर सा बात है वह अपनी जनता को भी संबोधित कर देंगे और वह स्कीम का फायदा उन तक पहुंचा देंगे। कुछ स्थानीय कर और शुल्क का भी संग्रह करते हैं, जैसे लोकल टैक्सेस जो होते हैं उस गांव से रिलेटेड, वह मुखिया कलेक्ट करते हैं, और कुछ फीस जैसे शुल्क जिसे बोला जाता है, वह भी कलेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, उनके क्या कार्य होते हैं। तो ये सबसे पहला कार्य है ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का समन्वय। तो ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो तो होंगे ब्लॉक लेवल के माध्यम से ही। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि कोई सरकारी स्कीम आ रही है तो वो डायरेक्ट लेवल पे नहीं जाएगी, पहले जिला स्तर पे आएगी, फिर वह ब्लॉक लेवल पे आएगी, और ब्लॉक लेवल ही गांव स्तर पे बांटेगी। तो वह देखते रहती है कि हाँ, वहाँ जो काम वो स्कीम आया है वो ठीक तरीके से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ उसमें गड़बड़ी तो नहीं हो रही, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर दिक्कत है, कुछ फंड्स वगैरह का इशू है, तब ये फिर ऊपर ये सर्कुलेट करते हैं ऊपर के लेवल पे कि हाँ, वहाँ पे प्रॉपर फंड नहीं गया है, वहाँ पे और फंड की ज़रूरत है, उसके कारण काम रुका हुआ है। फिर ब्लॉक स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन, जैसे कि आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, मनरेगा हो गया, और एनआरएलएम के तहत जो भी योजनाएं होती हैं उनका कार्यान्वयन करती हैं। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र,
पशु चिकित्सा सेवाएं और ब्लॉक स्तर के विद्यालयों की निगरानी करते हैं। तो ये सब देखिए ब्लॉक लेवल पे देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र जो है ब्लॉक लेवल पे कैसा है, पशु चिकित्सा सेवाएं हैं वो सब कैसी हैं, और विद्यालयों जो कि एक ब्लॉक लेवल पे, ना कि गांव लेवल पे, वो ब्लॉक लेवल पे देखते हैं। उसके बाद अगला कार्य देखते हैं तो लघु सिंचाई और जल ग्रहण प्रबंधन का विकास इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। किसानों और युवाओं को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए ये खुद से तो करते नहीं है, बेसिकली ये स्कीम्स जो होती हैं, योजनाएं जो होती हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, ये उसको इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करती है। सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को ये बढ़ावा देते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए या फिर स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको ये बढ़ावा देती है। क्योंकि गांव लेवल पे मिल गया, अब ब्लॉक लेवल पे भी मिलेगा, तब जाके ऊपर लेवल पे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है जो कि जिला स्तर पे है। पोषण और ग्रामीण रोजगार जैसी योजनाओं का संचालन ये करते हैं। ये देखते हैं कि हाँ भैया ये सब जो स्कीम्स हैं उसको हम बेहतर तरीके से, खास करके पोषण हो गया या फिर ग्रामीण रोजगार जैसे मनरेगा हो गया, एनआरएलएम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन सब का संचालन ये करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके सबसे ऊपर लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो क्या कार्य होते हैं। तो जैसे जिला विकास योजनाओं की तैयारी करवाते हैं, तो जिला विकास एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी ये होगा विकास कार्यक्रम, ये करवाएंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी। ग्राम स्तर पे वो अपने सिर्फ गांव लेवल पे देखेंगे, ब्लॉक स्तर वाले अपने ब्लॉक लेवल पे देखेंगे कि उस ब्लॉक में कितने गांव आ रहे हैं, उसको डेवलपमेंट देखेंगे। और जिला स्तर सबसे ऊपर हो गया, तो ये पूरा को कवर करते हैं, पूरा जिला में, उसमें कई सारे ब्लॉक्स आएंगे, कई सारे गांव आएंगे, तो इनका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जिले की सभी पंचायत समितियों का ये समन्वय करते हैं। तो पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे हुआ, उनका कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। उसके बाद केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की निगरानी करते हैं। तो देखिए ये ऊपर लेवल की बॉडी हो गई, तो इनका जो है पावर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये देखेंगे कि हाँ कोई स्कीम आई है जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ग्रामीण रोजगार से रिलेटेड, तो वह नीचे गया है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसी तरीके का कोई गड़बड़ी होगा तो वह सीधे ब्लॉक लेवल को पकड़ेंगे। अगर इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले ब्लॉक लेवल से किसी को उठाएंगे, वहां पे बोलेंगे आप चलिए साथ में, इस गांव में कैसा क्या लागू हुआ है, ये सब चीज़ देखा जाएगा। जिला स्तर की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे सड़कें हो गए, अस्पताल हो गया या फिर विद्यालय, फंड यहीं से पास होता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण योजनाओं की ये लोग देखरेख करते हैं। देखरेख ब्लॉक लेवल पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ग्रामीण उद्योगों और विपणन यानी कि मार्केटिंग सुविधाओं को भी ये बढ़ावा देते हैं ऊंचे स्तर पे, और राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में एक कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। तो जैसे राज्य सरकार अगर कोई योजना ला रही है तो वो क्या करेगी, वो तो जाना है अल्टीमेटली गांव के पास, यहाँ से क्या है आता है, ये लोग यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो उनको तो वो स्कीम का फ़ायदा वो गांव पे ही पहुंचाना है, गांव में रहने वाले लोगों को। तो राज्य सरकार भेजती है पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हाँ हम इस डिस्ट्रिक्ट को, जैसे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 38 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो स्कीम जाएगा, और फिर उसके बाद ये ब्लॉक लेवल पे भेजेंगे, और ब्लॉक धीरे धीरे करके जो भी उसके अंतर्गत गांव आता है उसमें भेजा जाएगा। जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं उसमें हमें क्यों देना होता है कि हम लोग किस ब्लॉक किस सदर में बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ हमें देना पड़ता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करता है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग, ग्राम सभा का रोल, जिसे बोला जाता है पंचायती राज की नींव। तो ये क्या करती है, ग्राम सभा गांव की विकास योजनाओं और बजट को स्वीकृति देते हैं। तो देखिए बेसिकली गांव से ही रिलेटेड होते हैं, तो यह निर्णय में वोट भी करते हैं, मुखिया को भी चुनते हैं, और निर्णय लेने में भी इनकी भागीदारी होती है। तो जो भी विकास योजनाएं हैं, जैसे कि किस जगह पे विकास होना चाहिए, कहाँ पे सड़क बनना चाहिए हमारे गांव में, कहाँ पे लाइट लगना चाहिए, सभी कोई सम्मिलित होके उसका निर्णय लेते हैं, और बजट कितना खर्च होना है ये लोग भी स्वीकृति देते हैं उसमें। पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, तो देखिए पंचायत अगर कोई एक इंसान करेगा तब तो पारदर्शिता नहीं होगी, लेकिन यहाँ जो वोट दे रहे हैं वही इसमें इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में भी, तो पारदर्शिता तो सुनिश्चित होगी ही। उसके बाद ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। वही पॉइंट यहाँ भी आ जाता है कि अगर यहाँ पे कार्य हो रहा है तो भैया ये लोग भी क्या करते हैं, उसमें समीक्षा करते हैं कि हाँ वह काम जो है वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ग्रामीणों को सीधे निर्णय निर्माण में भागीदारी
का अधिकार देना, ये होता है ग्राम सभा का रोल। यहाँ हम लोग देख सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत जो हो गया वह लोकल डेवलपमेंट और सर्विसेज, मतलब कि स्थानीय उस गांव से रिलेटेड जो भी विकास कार्यक्रम होगा या फिर सेवाएं होंगी वह ग्राम पंचायत देखेगा। पंचायत समिति क्या देखेगा? कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय और उसका कार्यान्वयन ब्लॉक लेवल पे। जिला परिषद देखेगा कि उस जिला में क्या प्लानिंग हो रहा है और निगरानी, ये सब चीज वो देखेंगे। और ग्राम सभा क्या सुनिश्चित करती है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कहने का मतलब जो वोट दे रहा है वही निर्णय लेने में भी शामिल हो रहा है। जैसे इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग अगर विधायक को चुनते हैं तो हम लोग विधानमंडल में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, हम लोग खुद जाके विधानमंडल में बैठ के डिसीजन या फिर कुछ किसी तरीके का हम लोग बहस नहीं करते हैं। हम लोग द्वारा चुना गया हमारे एरिया का जो भी प्रतिनिधि होता है जिसको हम लोग चुनते हैं, वह जाके विधानमंडल में, या फिर अगर हम लोग सांसद को चुनते हैं वह जाके संसद में जाके हमारे लिए वह बोलता है। लेकिन यहाँ पे गांव स्तर पे जैसे मैंने बताया ये पंचायती राज में कि जो लोग वोट कर रहे हैं वही लोग उस डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं, मतलब निर्णय लेने में भी वह पार्ट लेते हैं, इसीलिए वह जिम्मेदार भी होते हैं। हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं कि यहाँ पे कुछ अगर गलत हुआ, किसी तरीके का कोई स्कीम में कुछ गड़बड़ी हुई, कोई पॉलिसी बनाए, कोई कानून बनाए, उसमें गड़बड़ी हुई, तो हम लोग क्या करते हैं? मिनिस्टर को ही दोष दे देते हैं कि भैया हम, यह मिनिस्टर था ही खराब, उसको वोट क्यों मिला, वो क्यों जीता। लेकिन यहाँ पे आप ही वोट कर रहे हैं और आप ही निर्णय भी ले रहे हैं, तो फिर आप किसको दोष ठहराइएगा? अपने आप को ही दोषी ठहराइएगा, इसीलिए आप इसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, पंचायती राज का क्या महत्व है। देखिए ये सब जानना हमें जरूरी है। तो ये जमीनी लोकतंत्र सुनिश्चित करती है। जैसे पंचायती राज लोकतंत्र को गांव के स्तर तक लाता है, लोग सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया ग्राम सभा के माध्यम से। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है, जैसे यह केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति को स्थानीय निकायों में स्थानांतरित करता है। जैसे कि सिर्फ केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगी, सिर्फ राज्य सरकार नहीं बनाएगी, अब यह स्थानीय निकाय जो है वह भी कानून बनाएगी, जैसा हमने ऊपर पढ़ा उसके कार्य में, उसके फंक्शन में, जिससे शासन जो है वह अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनता है। अब तीसरा पॉइंट है जन सहभागिता यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ग्रामीण को ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास योजनाओं की रूपरेखा बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार मिलता है। जैसे मैंने बताया ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा वोट भी कर रहे हैं और वह जो भी प्लान हुआ या फिर स्कीम हुआ उसकी रूपरेखा बनाने और लागू करने का भी उन्हें अधिकार मिलता है। सामाजिक न्याय और समावेशन भी ये सुनिश्चित करती है स्थानीय स्वशासन। कैसे? जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण व उनके प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। तो ये रिजर्वेशन के थ्रू होता है। फिर स्थानीय विकास, कहने का मतलब कि देखिए स्थानीय विकास, उस जगह पे अगर पावर मिल गई है एक गांव को कि वो अपना विकास खुद कर सकते हैं, तो जाहिर सा बात है उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। जैसे पंचायतें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण सड़कें जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करती है, यानी उसका मैनेजमेंट करती है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार, कहने का मतलब जैसे पंचायतें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि ये सब जो कार्यक्रम है जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन और रोजगार, इसमें ग्राम पंचायत को या फिर ग्राम लेवल पे स्थानीय स्वशासन बनाने की क्या जरूरत है? ये तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार भी बना सकती है। तो देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा। सिर्फ शक्ति अभी केंद्र सरकार के पास है। वह क्या कर रही है? गरीबी उन्मूलन का एक स्कीम लॉन्च करती है, तो वह सभी राज्यों के लिए बराबर होगा। बिहार के लिए भी वो होगा, वो लागू करेगी 1 वर्ष में, फिर यूपी के लिए भी उसी समय में, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड के लिए भी। अब पता चला बिहार के पास वो स्कीम आया, बिहार ने क्या किया कि पूरे 38 जिला में उसको लागू किया। पता चला कि एक जिला में वहाँ क्या हो रहा है कि सभी के पास रोजगार है। उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार बनाई थी उसके तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ पे आए, इस गांव में स्कीम आया, यहाँ पे पता चल रहा है कि भैया, या फिर बिहार में कई सारे गांव में यह देखा जा रहा है कि यहाँ लोग रोजगार नहीं करना चाहते बल्कि वह स्वरोजगार में ही इन्वॉल्व हैं। जैसे वो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ वह समृद्ध हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और चीज़ है, जैसे आधारभूत संरचना का। तो आधारभूत संरचना की वहाँ कमी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ला रही है? तो भैया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
तो ये चीज़ तो वहाँ विफल हो जाएगा, ये स्कीम यहाँ तो नहीं काम आएगा। हो सकता है यूपी में आ जाए, झारखंड में आ जाए, लेकिन बिहार में आके तो वो स्कीम फेल हो जाएगा। इसीलिए शक्ति को क्या कर दिया गया, एक जगह नहीं रखा गया बल्कि अलग अलग जगह के पे बांट दिया गया, जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और स्थानीय लेवल पे। तो अगर इनको अपना विकास करना है, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि स्थानीय स्वशासन का या फिर लोकल गवर्नमेंट का विकास हो, तो वह उसकी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। ये शक्ति हम उन्हें दे दें ताकि वो अपने जगह को अच्छे से पहचाने और उससे रिलेटेड जो भी बात हो वह ऊपर तक पहुंचाए। जैसे कि यह गांव अगर सपोज करिए यहाँ आधारभूत संरचना जैसे रोड, सड़क, ये सब जो है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना मैसेज देंगे कि देखिए यहाँ पे रोजगार के लिए कोई योजना की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोग कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है आधारभूत संरचना से रिलेटेड। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से कोई स्कीम बनाएगी या फिर ये ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैसेज भेजेगी कि देखिए इससे रिलेटेड कोई स्कीम है, आप फंड रिलीज करिए, वो मुझे लागू करना है इस जगह विशेष के लिए। इसीलिए जो पावर है वह एक जगह नहीं रखा गया बल्कि अलग अलग लेवल पे बांट दिया गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वह है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही। तो ग्राम सभा की बैठकें यह सुनिश्चित होता है कि धन का सही उपयोग हो, जिससे भ्रष्टाचार कम हो। तो जो वोट देने वाले लोग हैं वही लोग निर्णय लेने में भी शामिल हैं। तो जाहिर सा बात है वो लोग देखेंगे कि धन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई एक इंसान के पास ही रहे, जैसे मुखिया के पास ही फंड है और वही रिस्पॉन्सिबल हो कि कहाँ मुझे इस्तेमाल करना है, तो देखिए कि आपका करप्शन लेवल कितना बढ़ जाएगा। लेकिन सभी कोई जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तब करप्शन जो है बहुत कम होता है। उसके बाद यह क्या सुनिश्चित करती है, महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं के लिए मिनिमम 33% रखा गया है और मैक्सिमम का कोई स्लैब नहीं है, लेकिन अभी तक मैक्सिमम जो देखा गया है वो 50% रिजर्वेशन भी है, जिसमें सबसे पहले बिहार वही राज्य था जिसने महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीट्स आरक्षित की थी। तो रिजर्वेशन से क्या होता है, आरक्षण से उनकी राजनीति और निर्णय निर्माण में भागीदारी बढ़ाई गई बेसिकली। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, तो सरकार और ग्रामीणों के बीच में ये बेसिकली सेतु के रूप में काम करती है। तो पंचायतें सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में काम करती है और योजनाओं को अंतिम स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करती है। तो जो भी योजना है, अंतिम स्तर कहने का मतलब कि गांव में रहने वाले लोग, क्योंकि अब उससे नीचे तो कोई लोग नहीं रहते हैं, तो उस स्तर पे जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके। संघवाद की मजबूती, कहने का मतलब कि जैसे हमारा भारत जो है इसमें दोनों विशेषता है, संघ और संघवाद, जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं। तो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाकर भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करती है। फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और अब आपका लोकल गवर्नमेंट के पास भी यह पावर हो गई है। तो तीनों लेवल के गवर्नमेंट के पास अपना अपना पावर है, वो लोग उस पर कानून बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अब चलिए, ये जो टॉपिक हो गया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोत, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।